हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, मार्केट में एक नया कंपनी अपना आईपीओ लेके आया है। कंपनी का नाम है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो भी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो डायरेक्टली डीआरएचपी से लिया गया है। सो यू गाइस कैन ऑल्सो गो थ्रू द डीआरएचपी। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जो दो इंपॉर्टेंट चीज होता है आईपीओ के बारे में, आईपीओ डेट्स एंड प्राइस बैंड, वो अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया गया है। फेस वैल्यू इज 10 रुपीज पर शेयर एंड द टोटल इशू साइज इज 755 करोड़। मतलब 755 करोड़ का इशू साइज है, उसमें से 455 करोड़ का फ्रेश इशू है। मतलब 455 करोड़ जो मार्केट से कंपनी उठाएगी वो डायरेक्टली कंपनी का बिजनेस में जाएगा, उसको कहते हैं फ्रेश इशू। एंड 300 करोड़ इज ऑफर फॉर सेल। मतलब यहाँ पे कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो 300 करोड़ की माल बेच रहे हैं टू द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी का जब आईपीओ आता है और वो इक्विटी रेज करते हैं तो यहाँ पे ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, कितना फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल है। अगर फ्रेश इशू जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टर्स के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि वो पैसा डायरेक्टली कंपनी का बिजनेस में जाता है। अगर प्री आईपीओ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, यहाँ पे 99.7% कंपनी का प्रोमोटर्स के पास है। तो चलिए यहाँ पे आईपीओ ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोई भी कंपनी का आईपीओ में उसका ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी जो मार्केट से पैसा उठा रही है वो किस तरह यूज करने वाली है। तो सबसे पहला यहाँ पे कंपनी डेट रिपेमेंट करने वाली है अप टू 270 करोड़। फंडिंग ऑफ कैपेक्स टुवर्ड्स मशीन परचेज, तो यहाँ पे कैपेक्स करने वाली है जहाँ पे वो मशीन्स कर देंगे, 78 करोड़ का खर्चा है। एंड द थर्ड इज इंफ्रा रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड ऑफिस प्रेमिसेस, यहाँ पे 7 करोड़ का खर्चा है। तो यहाँ पे जो आईपीओ ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा दिखता है, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है एंड कैपेक्स कर रही है। अब चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है बिजनेस। तो कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसका बिजनेस को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो जब आईपीओ में आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। बट अगर आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिस्टेड कंपनी है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस का शेयर खरीदते हैं, तो यहाँ पे आप कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का शेयर खरीदते हैं, मतलब कोई ऐसा पार्टी है जो आपको शेयर बेच रही है, तो यहाँ पे जो पैसा है वो उस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को जाता है, कंपनी को डायरेक्टली नहीं जाता है। तो इसीलिए जब आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं वहां पे बिजनेस को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है और जो प्रोमोटर्स अपना शेयर बेच रहे हैं वो किस कारण से बेच रहे हैं। क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, वो अपना माल बेच कर निकल रहे हैं, या वो पैसा उठा रहे हैं मार्केट से ताकि बिजनेस को और ग्रो किया जाए। जैसे कंपनी यहाँ पे डेट रिपेमेंट कर रही है, कैपेक्स कर रही है, तो ये कंप्लीट मोटिव प्रोमोटर्स का जानना बहुत जरूरी है और बिजनेस को डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे हम कंपनी का टोटल बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका बिजनेस ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा एंड तक कि कंपनी का आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं। सो नाउ कमिंग बैक टू द बिजनेस, तो यहाँ पे कंपनी दो बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। नंबर वन इज इंजीनियरिंग बिजनेस एंड नंबर टू इज सोलर ईपीसी बिजनेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग बिजनेस, यहाँ पे कंपनी दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। नंबर वन इज बेयरिंग केजेस। तो जो बेयरिंग केजेस बनाती है वो अलग अलग मटेरियल में बनाते हैं, जैसे ब्रास, स्टील, पॉलीएमाइड मटेरियल्स। और जो दूसरा प्रोडक्ट है अंडर इंजीनियरिंग बिजनेस, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रिसीजन स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स। Now talking about the first product which is bearing cages, तो ये जो cages होते हैं वो कुछ इस तरह पिक्चर में दिखाया गया है। आउटर रिंग होता है, देन केज, रोलर्स या बॉल बेरिंग्स होते हैं, देन इनर रिंग होते हैं। तो इस केज को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और यहाँ पे कंपनी 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ग्लोबली 5.2% मार्केट शेयर है इन बेयरिंग केजेस। और ये जो बेयरिंग केजेस है उसका अगर एप्लीकेशन मतलब कौन सा इंडस्ट्री में होता है, ऑटोमेटिव में होता है, कार्स में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, रेलवेज, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर में ज्यादातर इस बेयरिंग केजेस को यूज किया जाता है। यहाँ पे कंपनी के पास डेडिकेटेड डिजाइन एंड टूल डेवलपमेंट टीम है। दे हैव अ टीम ऑफ अराउंड 239 क्वालिफाइड इंजीनियर्स, और इस कंपनी के पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है बेयरिंग केजेस बनाने का। तो यहाँ पे जो की प्लेयर्स है ग्लोबली जो बेयरिंग केजेस बनाती हैं, जैसे स्केफलर एजी, जेटी इकेटी, एसकेएफ, टिमकेन इंडिया, तो ये कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज है जो बेयरिंग केजेस बनाती है ग्लोबली। नाउ मूविंग टू द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिवीजन व्हिच इज स्टैम्प्ड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले ये स्टैंपिंग प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। तो स्टैंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हिच कन्वर्ट्स फ्लैट मेटल शीट्स into specific shapes and sizes
डिपेंडिंग अपॉन द एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे स्टैंपिंग का मतलब होता है जो फ्लैट मेटल शीट्स आते हैं स्टील कंपनी से, तो उस फ्लैट मेटल शीट को प्रोसेस करके एज पर द एंड यूजर रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको स्टैंपिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कोई फ्लैट मेटल शीट को अगर कार में यूज करना है तो कार का चैसी की तरह शेप बनाना है, अगर उसको कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे फैंस या गीजर्स में यूज करना है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करना है, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट में यूज करना है, या कोई होम इक्विपमेंट जैसे रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन में यूज करना है, तो जिस तरह का शेप चाहिए एज पर द एंड यूजर प्रोडक्ट उस तरह का फ्लैट मेटल शीट से शेप बनाया जाता है, इसको स्टैंपिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं वो जनरली कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को यूज करके ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और ये स्टैम्प प्रोडक्ट्स का यूज कहाँ पे होता है, इसका एंड यूजर इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एग्री, मेडिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स में यूज किया जाता है। तो ये तो था इंजीनियरिंग डिवीजन के बारे में, जहां पे कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाती है, बेरिंग केजेस एंड नंबर 2 इज स्टैंपिंग प्रोडक्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड बिजनेस डिवीजन व्हिच इज सोलर ईपीसी बिजनेस। तो यहाँ पे ये कंपनी जो सोलर पावर प्लांट बैठाने का कंप्लीट टर्न की सोल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। तो इस सॉल्यूशंस के अंतर्गत कंपनी साइट आइडेंटिफिकेशन, लैंड एक्विजिशन, obtaining permits and approvals and finally they sets up the PV solar power plant। यहाँ पे कंपनी के पास इन हाउस डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस टीम अवेलेबल है। और इस कंपनी के पास टोटल 500 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनाने का एक्सपीरियंस है। So this was all about company's business segments और business divisions। Now moving to the production facility। तो यहाँ पे कंपनी के पास टोटल 5 प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसमें से 3 इंडिया अहमदाबाद में है, 1 इन चाइना एंड 1 इन रोमानिया यूरोप। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो अगर FY21 का डेटा देखें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, इंजीनियरिंग डिवीजन कंट्रीब्यूट्स 94% एंड सोलर ईपीसी डिवीजन कंट्रीब्यूट्स ओनली 6%। अगर यहाँ पे EBITDA कंट्रीब्यूशन की बात करें एज ऑफ FY21, इंजीनियरिंग डिवीजन कंट्रीब्यूट्स 90% एंड सोलर ईपीसी डिवीजन कंट्रीब्यूट्स -10%। इसका मतलब यह है कि जो सोलर ईपीसी बिजनेस है दैट इज डूइंग EBITDA लॉस। तो यहाँ पे कंपनी का जो इंजीनियरिंग डिवीजन है वो काफी मैच्योर्ड बिजनेस है, बट जो सोलर ईपीसी बिजनेस है वो नेशनल स्टेज में है, मतलब यंग स्टेज में है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा आगे जाके किस तरह इस बिजनेस में ग्रोथ आता है और क्या वो लॉस से प्रॉफिटेबल हो पाती है या नहीं। As of FY21, 67% of the total revenue comes from exports। So friends, हमने यहाँ पे कंपनी का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया। Now let's talk about company's financials, which is very very important। तो यहाँ पे DRHP में अभी तक कंपनी का जो FY22 का फाइनेंशियल्स डाटा है वो कंप्लीटली नहीं दिया गया है, सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY22 मतलब अप्रैल मंथ से लेकर सितंबर 2021 तक का डेटा अवेलेबल है। तो उस डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे FY20 में कंपनी का रेवेन्यू था 899 करोड़, FY21 में रेवेन्यू रहा 876 करोड़, मतलब FY20 और 21 में रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा। ऑफ कोर्स क्योंकि FY20 और 21 में कोविड के चलते इंपैक्ट हुआ था तो ऑफ कोर्स वो बिजनेस में इंपैक्ट किया होगा, बट फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY22 देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी 637 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका है। तो अगर इसको एनुअलाइज्ड बेसिस में देखेंगे तो रेवेन्यू लगभग 1300 करोड़ का आता है, विच इज अ ह्यूज जंप फ्रॉम FY21। उस तरह अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देखें FY20 में 22 करोड़, FY21 में 45 करोड़ एंड फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY22 देखेंगे तो ऑलरेडी 43 करोड़ का पैट आ चुका है। तो अगर उसको एनुअलाइज बेसिस में देखेंगे तो पैट यहाँ पे डबल हो चुका है इन FY22। अगर EBITDA मार्जिन को देखें तो FY20 में EBITDA मार्जिन था 11.2%, FY21 में 14.3% एंड फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY22 में 14% का मार्जिन रहा। तो जैसे यहाँ पे सबको पता है कि पिछले 2 साल में एनर्जी प्राइसेस एंड स्टील और अदर जो मटेरियल्स होते हैं काफ़ी रॉ मटेरियल प्राइस में स्पाइक आया है, बट उसके बावजूद कंपनी ने अपना EBITDA मार्जिन लगभग 14% रखा है फॉर इंजीनियरिंग बिजनेस और फॉर ए हार्डवेयर बिजनेस विच इज कमेंडेबल। एज ऑफ सितंबर 2021 कंपनी के पास डेट है 355 करोड़, बट उसमें से जो 270 करोड़ है वो डेट कंपनी आईपीओ के बाद पे कर देगी, तो डेट में काफी अच्छा खासा रिडक्शन हो जाएगा। कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है
21 करोड़ का। ये तो था कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रांग दिख रहा है, कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY22। EBITDA मार्जिन भी अच्छा है और डेट लेवल है वो भी घट जाएगा आईपीओ के बाद। तो बैलेंस शीट लुक्स गुड। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक ऑफ एनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज वैल्यूएशन। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स है जो यहाँ इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो उनको कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो अक्सर हम देखे हैं पिछले 2 साल में ऐसे ऐसे कंपनीज आए जो रॉन्ग वैल्यूएशन पे शेयर्स बेचे हैं इन्वेस्टर्स को, जैसे जोमेटो, पेटीएम, नाइका, इस तरह के कंपनीज ने अपना वैल्यूएशन को काफ़ी ऊपर चढ़ा के इन्वेस्टर्स को बेचे, जहां पे इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसीलिए कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी का वैल्यूएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ना टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन, चलिए यहाँ पे देखते हैं कंपनी का ईपीएस परफॉर्मेंस कैसा रहा इन लास्ट फ्यू फाइनेंशियल ईयर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस है वहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस है। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब कंपनी का ईपीएस कितना आएगा अगर कंपनी सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। इसका मतलब कंपनी का अच्छा खासा इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे एज ऑफ सितंबर 30, 2021, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY22 देखेंगे तो यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस आ रहा है 5.66। अगर उसको हम एनालाइज करेंगे तो कंप्लीट FY22 का ईपीएस आता है 11.3। तो ये बिजनेस क्योंकि इंजीनियरिंग बिजनेस है, हार्डवेयर बिजनेस है, तो यहाँ पे अगर हम प्राइस टू अर्निंग 25 पकड़ते हैं जो कि बहुत अच्छा पी वैल्यू है, तो यहाँ पे शेयर प्राइस निकल के आता है 11.3 इंटू 25 विच इज 283। अगर ज़्यादा रेंज का पी देखेंगे, P30 देखते हैं, तो वो प्राइस निकल के आता है 340। तो मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस मोर देन 25 पी अच्छा नहीं होता है, मतलब वो ओवर वैल्यूड जोन की तरफ बढ़ते हैं। बट ये बिजनेस क्योंकि इंजीनियरिंग डिवीजन में है, यहाँ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, और ग्रोथ आगे किस तरह आएगा ऑटो एंसिलरी बिजनेस में या अदर हार्डवेयर बिजनेस में वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से पी ऑफ 25 इज फेयर वैल्यूड फॉर दिस कंपनी। तो अगर प्राइस 280 से लेकर 340 के बीच में आता है देन दैट विल बी लाइक फेयर वैल्यूड प्राइस फॉर दिस कंपनी। अगर 250 से लेस प्राइस का आईपीओ आता है, प्राइस बैंड आता है, देन दैट विल बी अंडर वैल्यूड फॉर मी। हमने यहाँ पे कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए यहाँ पे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा जो वर्डिक्ट क्या है वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कंपनी का बिजनेस को देखेंगे ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स गुड, बिजनेस अच्छा लग रहा है, इंजीनियरिंग बिजनेस है, सोलर ईपीसी बिजनेस है, बट यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे पहले ये कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर को अपना प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे बेरिंग केजेस या स्टैम्प्ड प्रोडक्ट्स है, बट ये ऑटो सेक्टर काफ़ी सिक्लिकल होते हैं, यहाँ पे ऑटो का डिमांड काफ़ी वोलाटिल होता है, तो उस हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू पे भी असर आ सकता है। और रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज अगर होगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट आएगा, और ये सेक्टर काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो यहाँ पे कंपनी को हर साल अपना बिजनेस में पैसा डालते जाना है, तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। टॉकिंग अबाउट द ईवी पेनिट्रेशन, तो यहाँ पे कंपनी ने अपना DRHP में ईवी का कितना इंपैक्ट हो सकता है वो उतना अच्छे से नहीं बताया है। बट अगर हम ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स होते हैं वहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है बेयरिंग केजेस, उसका उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर आगे जाके ईवी का डिमांड बहुत आता है, जो कि मुझे लगता है ईवी का डिमांड आगे जाके बहुत आएगा, और जो कंबस्शन व्हीकल्स होते हैं उनका डिमांड घटेगा, तो यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है उनका रेवेन्यू में, क्योंकि इनका जो मेन प्रोडक्ट बेयरिंग केजेस है वो ईवी में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। Now talking about this company's second business division which is solar EPC, जो कि बहुत यंग एंड नेसेंट स्टेज में है और कंपनी यहाँ पे EBITDA लॉस कर रही है। तो यहाँ पे आगे जाके देखना पड़ेगा कि इस सेगमेंट का किस तरह ग्रोथ आता है और क्या ये कंपनी इसको टर्न अराउंड कर पाती है या नहीं। बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी का बेयरिंग केजेस में अच्छा खासा मार्केट शेयर है इंडिया में, ऑलमोस्ट 50%, और आईपीओ के बाद कंपनी का कर्जा भी घट जाएगा। कंपनी हैज़ गुड इंजीनियरिंग टीम, दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इनटू देयर main engineering products. EBITDA margins are very good even though environment has been tough in last 2 years. तो यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितना अच्छा है, और कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY22। ना कमिंग टू माइन डिसीजन, तो मुझे पर्सनली ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है, जो ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स बनाती है, इस तरह का कंपनीज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेशन नहीं हो पाता है, और यहाँ पे कंपनीज अपना मार्जिन को मेंटेन रखना भी बहुत मुश्किल होता है, और ग्रोथ वी कांट से, क्योंकि सिक्लिकल सेक्टर्स को अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इकोनॉमिक
सेक्टर को अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली मैं इस तरह का सेक्टर से दूर रहता हूँ। तो इसीलिए इवन दो इसका बिजनेस अच्छा लग रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स भी सही लग रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कंपनी का आईपीओ प्राइस बहुत कम आता है, जैसे 250 से नीचे आता है, जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड होगा, तो उस केस में मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे तरफ से इस कंपनी का आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आप लोगों को वो सारा डिटेल्स दिया जो आपको हेल्प कर सकता है डिसाइड करने में कि क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू गाइज कैन टॉक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन. I will try to answer your query as soon as possible. So friends, I hope you guys liked this IPO analysis. So do subscribe to my channel. I will come up with such exciting business analysis in future also. जो भी कंपनी का IPO आएगा, अगर exciting and बहुत अच्छा business है, then I will make video on such companies also. So thank you for watching my video. So see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.